हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो मुझे उम्मीद है कि अब आप मन लगा करके पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है बेटा ना। क्लास 10th के लिए अब देखो बोर्ड्स एग्जाम जो होंगे फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी में आपको प्री बोर्ड भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। मैक्सिमम नवंबर एंड दिसंबर बचा हुआ है और उसमें भी बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। दशहरे की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, हमारा न्यू ईयर हो जाएगा, फिर आपका वो क्रिसमस का छुट्टी हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय है, आपको अभी से ही मन लगा करके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और इसीलिए अब हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। मैथ्स के तो मैं वीडियोस बनाता ही हूँ। बहुत सारे बच्चे ने डिमांड किया कि सर एसएसटी की भी वीडियोस चाहिए, साइंस के भी चाहिए, तो ये हमारा एसएसटी का वीडियो है जिसमें हम लोग आज मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक बेस्ट सैम्पल पेपर वाला बुक मंगाया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको बता दिए गए हैं। इस साल जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था वो भी इसमें दिया हुआ है, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि आप जब देखोगे कि जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है ना, उसमें पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पिक्चर जो है ना वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो सैम्पल पेपर बनाया गया है ना, उस पिक्चर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस कराया गया है, ताकि बच्चों का एक नए क्वेश्चन फंस भी जाए और अच्छे से, अगर वो प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन अगर नहीं भी फंसता है ना, तो फिर वहाँ से वो बच्चा अच्छे से अगर प्रैक्टिस करके जाए रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो पहली बार पिक्चर वाला क्वेश्चन आएगा, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है आज की वीडियो में। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट तक वीडियो देखेगा बच्चा, उसके लिए एक छोटा सा बोनस भी हमने रखा है, जिसमें आपको, जैसे मैं भी सॉल्व कराऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही लास्ट में हमारे पास लॉन्ग आंसर वाले 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छुपा करके आपके लिए रखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस बुक को मंगाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मंगा सकते हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो हमारे पास, अच्छा, ये बुक जो है 10th के अलावा 12th के लिए भी है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके भैया दीदी 12th में पढ़ते हैं तो उनको भी बता दीजिएगा कि सर ने ये बुक रिकमेंड किया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें पूरा जो मैथ हमारा क्या बोल सकते हो, जो बोर्ड्स ने पैटर्न तैयार किया है कि किस टाइप से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस देने हैं, वो पूरा का पूरा इन सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि आपको इसको अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज करना है चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये जब क्वेश्चन है ना, तो पेंसिल पकड़ लो और बगल में उसका डेट याद करके उसके डेट को लिखो। पहले डायरेक्ट आप ऑप्शन में जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फटाफट डेट को लिख लो। तो जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी में, वो 1866 से 71 के बीच में हुआ था। उसके बाद स्लैव नेशनलिज्म गैदर फोर्सेस इन हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर, तो ये घटना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। उसके बाद वेना पीस सेटलमेंट कब किया गया था, तो 1815 में किया गया था। रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यूरोप में जो रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, तो 1848 से स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा हमसे एडवांस है अभी। तो भाई यहाँ पर हमारा सबसे पहला कौन सा आ रहा है, 1815 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी वाले में है और डी वाले में भी है। दूसरा आ रहा है रिवॉल्यूशन इन यूरोप, देखो 1848 में आ रहा है ना, तो हमारे पास 4 वाला हो गया, यहाँ पर भी दोनों में है 4 वाला, चलो ठीक है। अब इन दोनों में कौन है पहले, तो यहाँ पर ये जो हुआ था यूनिफिकेशन जर्मनी में वो 1866 में हुआ था, यानी कि पहला वाला आएगा फिर से, और लास्ट में हमारा ये सेकेंड वाला आ जाएगा, हैब्सबर्ग वाला, ऑटोमन वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 3, 4, 1 एंड 2 ये जो सीक्वेंस है सही बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सोशल स्टडीज जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसे आपको डेट वाले क्वेश्चन देंगे, और मैं एक और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा डेट वाला। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर, इटालियन फ्रीडम फाइटर में जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं वो कौन थे, तो ये हमारे नेपोलियन नहीं थे, गैरिबॉल्डी थे। ठीक है, ये जो गैरिबॉल्डी नाम दिख रहा है आपका, ये बहुत ही फेमस इटालियन वहाँ पर थे, जो कि इन्होंने फ्रीडम फाइट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 वाला, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डिड द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मेक अ फॉर्च्यून, यानी कि पुराने ज़माने में जो एंटरप्रेन्योर होते थे वो कौन सा ट्रेडिंग यूज़ करते थे, कौन सा बिजनेस यूज़ करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना ट्रेड। ठीक है, चाइना ट्रेड वो यूज़ करते थे, यूरोप से चाइना आकर के इस तरीके से होता था। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो एसएसटी के बुक में। 4th क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। इनको जो नोट्स है वो भी ले लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जैसे ही हमारा क्लास कंप्लीट होगा ना तो इसके नोट्स मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे 8th नहीं है, मैंने नंबर्स को आगे पीछे करके रखा है ताकि हमारा जो सीक्वेंस हो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों तक वो पहुँच सके। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें एक हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ वाले क्वेश्चन भी एसएसटी में आते हैं। ये मत सुना कि ग्राफ बस मैथ में आता है, तो जो बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखना अभी इसमें हम लोग को दिया हुआ
है कि शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी जो होता है किसी भी देश का, उसके सेक्टर्स यानी कि कौन से सेक्टर में कितना शेयर है वो हमको यहाँ पर बताया गया है। जैसे 3 टाइप के लाइन दिए गए, एक इस टाइप से लाइन दिया हुआ है, फिर ये छोटा छोटा है और फिर लंबा लंबा लाइन है। तो इस टाइप से जो लाइन है इसमें बोला गया कि ये प्राइमरी सेक्टर का है, ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे वो सेकेंडरी सेक्टर के हैं, और फिर हमारे पास टर्टियरी सेक्टर के जो है ये वाले लाइन है, ये और ये जो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन 1973 से 74 एंड 2013 से 14 तक, इस बीच में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका शेयर कितना था। तो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर वाला लाइन कौन सा है वो समझ लो। तो ये जो लाइन है ये प्राइमरी सेक्टर की लाइन है। तो 1973 से 74 के बीच आप देखोगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, 40 में जा रहा है, यानी कि ये 40% वाला होगा। 40% वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। चलो अगला भी चेक ही कर लेते हैं। अगला 2013 से 14 के बीच में पूछा हुआ था, तो ये देखोगे कि 10 है और 10 से थोड़ा सा आगे भी निकल सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे 10 दिया रहता तो हम लोग 10 को लेते, लेकिन 10 तो दिया नहीं हुआ है, 40 के बाद 20 दिया हुआ है या फिर 40 और 11 दिया हुआ है, तो 20 तो ये होगा ही नहीं, या तो 10 होगा या तो 11 होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बी को आंसर मानेंगे कि 40% एंड 11% हमारा फाइनल आंसर है। सो जो 9th नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं, रीड करके देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म। बेल्जियम जो था पहले यूनिटरी था, उसके बाद वो फेडरल में कन्वर्ट हो गया 1993 में। तो ये सही बात है। फेडरल यानी क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पर सारे लोगों को समान महत्व दिया जाता है, और यूनिटरी में एक ही जो बहुसंख्या आबादी वाले रहते हैं ना उनको ही केवल महत्व दिया जाता है। तो बेल्जियम जो था पहले यूनिटरी था, लेकिन बाद में वो फेडरल हो गया था 1993 में। तो ये तो सही ऑप्शन है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखते हैं कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, और यही गलत कर दिया यहाँ पर। इसमें बोला कि बेल्जियम जो था वो फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हुआ था, जो कि गलत है। हमने जैसे कि आपको बताया यूनिटरी से वो फेडरल में कन्वर्ट हुआ था ना, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। और हमसे अभी पूछा गया था कि इनकरेक्ट वाला बताइए, तो ऑप्शन बी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी यूनिटरी सिस्टम, श्रीलंका जो है आज भी यूनिटरी सिस्टम में काम करता है, जहाँ पर वो जो एक लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादातर लोग हैं ना उनको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और तमिल वालों को थोड़ा सा दबाया जाता है, तो इसीलिए तमिल और उनके बीच में ज़्यादा थोड़ा लड़ाई वगैरह चलती रहती है। तो डी वाला ऑप्शन है कि तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल, यानी तमिल के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका भी क्या हो जाए, फेडरल हो जाए, और सभी जैसे बाकी कंट्रीज अच्छे से रह रहे हैं अपने सारे लोगों के साथ, वैसे श्रीलंका भी रहे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी था। तो ये सब तो सही ऑप्शन है, बस बी वाला जो है वो गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 10th के मतलब कि उसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, इसमें बोल रहे हैं कि बाल्कन्स अ ज्योग्राफिकल रीजन कवर द स्टेट ऑफ मॉडर्न डे। जैसे कि देखो इंडिया में क्या था, पहले जब बहुत बड़ा इंडिया था उस टाइम तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना, ये श्रीलंका वगैरह, तो श्रीलंका तो पहले से था, सॉरी यार, इंडिया था, उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, ये सब क्या थे आपस में पहले कनेक्टेड, पूरे जुड़े हुए थे। उसी तरीके से बाल्कन्स जो था एक ज़माना में बहुत पहले के टाइम पे वो थोड़ा सा डिवाइड होते गया, और आज के टाइम पे मॉडर्न डे में अगर आप देखोगे तो अल्बेनिया, ग्रीस और मैसेडोनिया नाम के जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ आते हैं उसके अंतर्गत, यानी कि बाल्कन्स जो पूरा लंबा चौड़ा था ना उसके अंदर ये तीनों कंट्रीज अभी के टाइम पे लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है भैया, क्योंकि असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन कन्फर्म है कि इस साल आने ही आने वाले हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि 2 स्टेटमेंट होते हैं, या तो दोनों सही होते हैं या फिर दोनों गलत होते हैं, या फिर एक सही होता है दूसरा गलत होता है। और उसके अलावा कई बार ये होता है कि जो रीज़न होता है, यानी कि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट होता है ना, वो फर्स्ट वाले को परिभाषित करता है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग रीड करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है असर्शन में कि ना डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी वाले कंट्री में जैसे इंडिया में सभी के पास अपना हक है ये बोलने का कि पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, ये उसको कोई दबा नहीं सकता। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इस तरीके से पॉलिसी बनाया जाए, है ना, ताकि हम लोग को आराम से रहने को मिले, अच्छे से लोगों को साथ व्यवहार किया जाए, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं। तो डेमोक्रेसी में ये सभी के पास एक अधिकार होता है। तो ये तो सही बात है, यहाँ पर सही चीज़ लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी में सभी के पास ये वॉइस होती है, उसकी अधिकार होती है। तो असर्शन तो करेक्ट है भैया। रीजन में देखते हैं कि इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम। इंडिया जो है फेडरल सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि श्रीलंका और बेल्जियम जो था पहले हमारा यूनिटरी था, अब वो भी फेडरल हो चुका है, और श्रीलंका भी जो है ना यूनिटरी फॉलो करता है, लेकिन इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम में ही चलता है। जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से फेडरल सिस्टम में ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये अपना एक अलग महत्व रखता है। ये सही है, लेकिन ये कुछ दूसरे चीज़ के बारे में बोल रहा है और वो किसी दूसरे चीज़ के बारे में बोल रहा है। ठीक,
तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कि दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, है ना। लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन। ठीक है, और इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन उस बुक में दिए हुए हैं, आप लोग जरूर मंगाइएगा और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है और आपको पता ही है कि मेरे को मैथ बहुत पसंद है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि देयर आर 4 फैमिलीज विथ एन एवरेज इनकम ऑफ 40,000, यानी कि फैमिली 4 है और उन चारों का जो एवरेज इनकम है ना वो 40,000 रुपये है। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो पहला वाला फैमिली है उसका नाम फैमिली ए रखा गया है, वो 39,000 रुपये कमाता है। उसके बाद फिर बी जो है वो 45,000 कमाता है, फैमिली सी जो है वो 28,000 कमाता है। तो बताइए कि व्हाट इज द इनकम ऑफ फैमिली डी। तो डी वाला जो फैमिली होगा, जो लास्ट फैमिली होगा हमारा 4th वाला, उसका इनकम कितना होगा। तो देखो इसको बनाने के लिए हम लोग को एवरेज का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। कभी भी जब हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर का ना, जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, उन तीनों के एज का, उम्र का हम लोग एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों के एज को प्लस करेंगे और फिर 3 से डिवाइड दे देंगे। जितने भी वहाँ पर लोग रहते हैं, जितने भी पर्सन्स रहते हैं, उससे उसको डिवाइड दिया जाता है, तो हमारा एवरेज निकल करके आता है। ये आपको मैंने क्लास 7-8 में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनकम दिया हुआ है वो 3 फैमिली का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, प्लस बी का दिया हुआ है, प्लस सी का दिया हुआ है और डी का हम लोग को निकालना है। तो इन चारों का जब हम लोग इनकम को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इनका एवरेज निकलेगा ना, इक्वल टू हमारा एवरेज होता है। तो अब यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा। ए का जो इनकम है वो कितना है भैया, ए का इनकम है 39,000, बी का इनकम कितना है 45,000 है, तो यहाँ पर लिखो 45,000, सी का इनकम 28,000 मुझे याद है, और डी का जो इनकम है वो हमको निकालना है, तो बस उसके बदले में बस डी लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डिवाइड बाई टोटल टू 4 हो जाएगा और इक्वल के साइड में एवरेज कितना था, तो एवरेज जो था 40,000 था, तो यहाँ पर आप लोग इसको 40,000 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस 4 को तो पहले उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 4 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इन सभी को ऐड करके फिर उधर ट्रांसफर कर दीजिए। हमको तो डी का वैल्यू चाहिए, तो जो भी चीज़ें हैं ना उन सभी को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो मैं पहले तो इनको ऐड कर लेता हूँ, कितना कितना है, 39 है, 45 है और फिर 28 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 5 14 है ना। 14 में अगर अपन 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 22 का 2, कैरी हो गया हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा 4 और 4 8 हो गया और 3 हो जाएगा 11, यानी कि 112 आ जा रहा है और 1000 के जो 3 जीरो हैं वो तो लग ही जाएंगे। साथ ही साथ जब मैं 4 को उधर भेजूंगा तो 4 4 16 हो जाएगा और ये जो 4 जीरो हैं वो उतर जाएंगे। तो डी का वैल्यू देखो ऐसे निकलेगा, डी इक्वल टू, ये जब मैंने इधर भेजा तो ये बन जाएगा 16, 4 जीरो उतार दो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो उतार दिया जाता है। उसके बाद ये जो नंबर हमने जब इनको प्लस किया तो कितना है 112 और फिर 3 जीरो भी उतार दो, क्योंकि इन सभी के पास 3 जीरो था, यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, है ना, सबके पास 3 जीरो था। तो ये नंबर जो है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 112,000 यानी कि 1,12,000 को। तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है, 16 है ना, यानी कि 1,60,000 है और फिर उसमें से माइनस करना है अपने को 1,12,000। तो 60 में से बस 12 को माइनस कर दो तो आपका कितना आएगा, 60 में से 10 माइनस होता है तो 52 और माइनस होता है तो 48 आता है, यानी कि 48,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर डी बोल रहा हूँ, यानी कि जो डी की इनकम है वो कितनी होगी 48,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से आपको एवरेज निकालना रहेगा कभी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। और कई बार एसएसटी में इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। प्रिमिटिव कल्टीवेशन क्या होता है कि कई जगह पर, अलग अलग जगह पर ना बिना खाद के, मतलब बिना खाद के नहीं, जो हम लोग ऑर्गेनिक खाद वगैरह बोलते हैं ना, उनका यूज़ करके या फिर अलग से एक मेथड्स होते हैं उनके, उन मेथड्स का यूज़ करके वहाँ पर कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है, अब उसमें ही हमको बताया गया है ये नाम, जैसे दाहिया हो गया, खील हो गया, कुमारी हो गया, कोनम हो गया, सॉरी कोमन हो गया, इसके अलावा भी और भी होते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ों का हमको नाम बताया गया है, 4 मेथड्स का, और हमसे उनका जो स्टेट है जहाँ पर वो क्या करते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग जगह पर वो क्या करते हैं, उस तरीके से जो फार्मर्स होते हैं उन मेथड्स का यूज़ करके वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। जैसे दाहिया जो है वो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, ये जो मेथड है ना दाहिया मेथड, इसका यूज़ मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, तो हमको करेक्ट वाला बोला गया था, तो इसका नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इन आपको बाकी के भी बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुमारी जो है ये कहाँ पर होता है पता है आप लोगों को, ये हमारा वेस्टर्न घाट के साइड होता है, वेस्टर्न घाट आप लोग देखिएगा उस साइड पे हमारा कुमारी का यूज़ किया जाता है, कुमारी यानी कि वो जो मेथड है उसका यूज़ किया जाता है। खील जो है वो हिमालयन बेल्ट में यूज़ किया जाता है,
खेल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो हिमालयन बेल्ट में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो कॉमन है ये ओडिशा में यूज किया जाता है, ओडिशा में इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन चीज़ों का आपको पता भी होना चाहिए, ताकि बस केवल जरूरी नहीं कि इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि इसका सही कर दे उसका गलत कर दे, एग्जाम में जब आए तो घुमा करके भी दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर पता होना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको ईवीएस में, सॉरी ईवीएस बोल रहा हूँ SST में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं, जो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, महात्मा गांधी कब आए इंडिया, तो इन चीज़ों को हमको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, तो हमको इसका डेट पता होना चाहिए। तो देखो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, ये हुआ था मार्च में, और मार्च कब, तो 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था मार्च के समय में, ठीक है। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे वापस, तो महात्मा गांधी इंडिया थे 1915 में वापस, ओके। उसके बाद फिर अगला क्या है, अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, स्टार्टिंग में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। फिर रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ उसके अगले महीने से ही रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया, फिर कल उसके थोड़े दिन बाद से, तो इसको आप लोग अप्रैल ले सकते हो कि अप्रैल 1919 से रॉलेट सत्याग्रह हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले हमारा महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया आए थे, तो यहाँ पर 2 नंबर सबसे पहले आएगा, जो कि ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1915 के बाद ये 1917 में हुआ, जिसमें अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट हुआ। तो 2 के बाद 3 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी दिया है, अच्छा यहाँ पर भी दिया है, अभी तो दोनों में सही चल रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्या आया भैया, तो पहले तो रॉलेट एक्ट पास हुआ, तो 2 के बाद 3 के बाद पहले 1 आता, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें पहले 4 दे दिया, तो ये गलत हो गया है ना। पहले हमारा 2 वाला हुआ महात्मा गांधी इंडिया है, उसके बाद ये हुआ अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, उसके बाद पहला ये वाला हुआ रॉलेट एक्ट पास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और फिर लास्ट में 4th वाला आएगा जिसमें रॉलेट सत्याग्रह किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको मैं बोनस क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसमें आपको डिटेल में क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इनका आंसर आपकी बुक में भी दिया हुआ है और इस वाले बुक में भी दिया हुआ है। आप इस बुक को मंगा लोगे तो फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 4 जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, और करके, वैसे तो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन और करके यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर फंसेगा, एकदम लिख के ले लो, और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस बुक को अगर आप मंगाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। थैंक यू वंस अगेन।